बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब हमारा ये सिलेबस तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और जो टॉपिक्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये कंक्लूड करेंगे पूरे के पूरे हमारे सब्जेक्ट को, और इसमें कोशिश की जाएगी कि हर चीज़ को जो है वो फाइनल टचअप दिया जाए और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हैं उनको स्टडी किया जाएगा जो दिखने में या बज़ाहिर ऐसे फील होते हैं जैसे वो माइनर इंपॉर्टेंस के हैं, लेकिन बहरहाल हम उनको यहाँ पर जो है वो एक बार एड्रेस ज़रूर करेंगे ताकि वो हमारे उसमें शामिल हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसमें इसी प्लेलिस्ट को वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान को ओपन करेंगे तो आपके पास तमाम वीडियोस आ जाएंगी जो इस सब्जेक्ट रिलेटेड अब तक बन चुकी हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। निस्बतन दिखने में ये टॉपिक आसान है, लेकिन बहरहाल हमारे कोर्स का हिस्सा है तो हम इसको एक बार लाजमी तौर पर टच करेंगे ताकि ये हमारी एसेट बिल्डिंग के अंदर भी और इसके अलावा बाकी मामलात के अंदर भी हेल्प आउट कर सके। काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। किसी भी इलाके के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर जो स्पीसीज मौजूद होती हैं या वाइल्ड लाइफ मौजूद होती है, उसकी एक्सटिंक्शन का, उसके खात्मे की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम लोगों ने आज देखने हैं। The five largest mass die-off, in which 50 to 95% of species were eliminated, occurred during the Ordovician, Devonian, Permian, Triassic and Cretaceous period। ये evolution वाला जो evolution वाली बुक है उसके अंदर भी आप लोगों ने ये पढ़े थे कि यही मेजर 5 इवेंट्स हैं जिनको 5 मास एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। अगर इसकी फर्दर डिटेलिंग या डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हुई तो फिर उसको मज़ीद किसी पॉइंट के अंदर कर लेंगे, या इस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जहां पर हमने 5 मास एक्सटेंशंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। या इसी चैनल पर आप लोग साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस के प्लेलिस्ट के अंदर मास एक्सटेंशन वाला टॉपिक देख सकते हैं, उसमें ये हमने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। मोस्ट रिसेंटली ह्यूमन एक्शंस स्पेशली ओवर द पास्ट 2 centuries have precipitated a global extinction crisis or the 6 great extinction waves। तो ड्यूरिंग क्लास हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ये वाली असाइनमेंट दें कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 6 मास एक्सटिंक्शन के लिए, एंड कंपेरेबल टू द प्रीवियस 5। उन पाँचों से अगर तकाबुल किया जाए, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 50,000 years or so have left measurable negative footprints on biodiversity। तो इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ही जो है वो सिग्निफिकेंट है और उनको इतनी आसानी से जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो है ये ह्यूमन बींग्स की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इनकी वजह से आने वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेवियर हैं, जिस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 6th मास एक्सटिंक्शन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम, उसके बाद फिर आगे चल सकेंगे ईजीली। सबसे पहले है जी एली इफेक्ट। दीज फैक्टर्स कॉज अ रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन एज दे डिक्लाइन। किस तरीके से पॉपुलेशन जो हैं उनकी डिक्लाइन का बाइस बनते हैं, वाया रिड्यूस सर्वाइवल के, उनके सर्वाइवल को कम कर देते हैं और रिप्रोडक्टिव सक्सेस या उनकी रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट इज द को एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसी ट्रिगर्स द लॉस ऑफ अनदर स्पीसी। एक स्पीसी अगर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो वो अपने साथ साथ जिन जिन स्पीसीज पे वो डिपेंड है या जो जो स्पीसीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है उन तमाम स्पीसीज को ये अपने साथ ही ले डूबेंगी, तो इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन डेप्थ। दिस रेफर्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन लॉन्ग आफ्टर हैबिटेट अल्टरेशन। एक्सटिंक्शन डेप्थ जो है या एक्सटिंक्शन डेथ जो है ये बुनियादी तौर पर क्या होता है, जब एक पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है, उसका हैबिटेट चेंज हो जाता है, उसके बहुत अरसे बाद अगर वो स्पीसीज ख़त्म होती है, इसका मतलब ये है कि वो जो इंडिविजुअल है या वो पॉपुलेशन है वो तब तक फाइट बैक करती रहती है, तब तक वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती रहती है उस अल्टर्ड या चेंज इन्वायरमेंट के अंदर। एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स। एज पॉपुलेशन डेक्लाइन, जैसे पॉपुलेशन की तादाद कम होती है, एंड इंसीरियस म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट अकर्स अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेसेस ड्राइविंग पॉपुलेशन साइज डाउनवर्ड टू एक्सटिंक्शन, जिसके नतीजे के तौर पर पॉपुलेशन साइज रिलेटिवली कम होता चला जाता है और फाइनली वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सटिर्पेशन। दिस रेफर्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन रादर देन एन एंटायर स्पीसीज। इसमें एक पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है बजाय इसके स्पीसीज के। बुनियादी तौर पर यह किसी एक मखसूस एरिया के अंदर जो है वो स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है उसके खात्मे का
जो है वो इंडिकेटर होता है, इसे हम जो है वो कहते हैं कि ये एक्सटिंक्शन है। Next is the invasive species. These are non-indigenous species introduced to areas outside of their natural range that have become established and have spread. ये उन इलाकों के अंदर स्पीसीज की एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं या ऑलरेडी नहीं होती। जहाँ पर वो मौजूद नहीं होती हैं वहाँ पर उन स्पीसीज की एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम आउटसाइड, और एस्टेब्लिशमेंट के बाद उनकी वहाँ पर जो है स्प्रेडिंग, इसी को जो है वो हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। आगे इसके देखेंगे दो डेफिनेशंस और हैं। नेक्स्ट इज मेगाफाना। दिस refers to large bodied above 44 kg animals commonly but no exclusively used to referred as large mammals। बुनियादी तौर पर इसमें लार्ज मैमल्स जो है उनको हम कंसीडर करते हैं, स्मॉलर मैमल्स को कंसीडर नहीं करते। मिनिमम वायबल पॉपुलेशन, MVP भी इसको कहते हैं, मिनिमम वायबल पॉपुलेशन। दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू हैव अ स्पेसिफाइड probability of persistence over a given period of time। किसी गिवन एरिया के अंदर जो है, किसी दिए गए इलाके के अंदर उस पॉपुलेशन का वो साइज जो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके बचाव के लिए मैक्सिमम हो, उसे हम मिनिमल वायबल पॉपुलेशन कहते हैं। In the Americas, charismatic large-bodied animals, megafauna such as saber-toothed cats, mammoths, and giant ground sloths vanished following human arrival some 11,000 to 13,000 years ago। इंसानी आने से पहले, इंसान की आमद से पहले बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े साइज के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यहाँ से खत्म हो गए थे। सिमिलर लॉसेस अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया 45,000 ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बात करें तो 45,000 साल पहले ऐसे जानदार मौजूद थे, लेकिन अब मौजूद नहीं है। इन मैनी ओशियानिक आइलैंड्स विद इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स ऑफ अराइवल ऑफ ह्यूमंस, कुछ जो है उनमें कुछ सैकड़ों साल ह्यूमन अराइवल से पहले तक भी ये जानदार पाए जाते थे, और इंसान जो है उसके बाद ये आने के बाद ये इंसान के आने से जस्ट कबल ख़त्म हो गया। क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ लॉस ऑफ आइलैंड एंडेमिक्स इंक्लूड द डूडू बर्ड एंड फ्रॉम मॉरिशस। मॉरिशस वो खिता था, वो इलाका था जहाँ से डूडू बर्ड जो है वो ख़त्म हो गया। डूडू बर्ड एक बड़ा स्पेसिमन एग्जांपल है जिसको यूज़ किया जाता है कंजर्वेशन और एक्सटिंक्शन स्पीसीज़ के लिए, स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। और इसके अलावा मोआस जो है वो न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। एलिफेंट बर्ड्स जो हैं ये मेडागास्कर के अंदर पाए जाते थे। तो ये जो हैं ये इनको स्पेसिमेन एनिमल्स यूज़ किया जाता है फॉर रेफरेंसेस। Megafaunal collapse during the late Pleistocene can largely be traced to a variety of negative human impacts। बुनियादी तौर पर इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से, इंसानी जो है वो फुटप्रिंट्स की वजह से, ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो इनकी आबादी कम होना शुरू होगी। सच एज ओवर हार्वेस्टिंग, क्योंकि इनके बहुत सारे जो हैं वो ऐसे हिस्से हैं जो ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल में आते हैं। बायोलॉजिकल इन्वेजन्स एंड हैबिटेट ट्रांसफॉर्मेशन, उनका हैबिटेट तब्दील हो गया या न्यू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी इन्वेजन की वजह से भी ये मामला हो गए। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन मेडिएटेड एक्सटिंक्शंस आर डिबेटेड, इनके बारे में बहस की जा सकेगी। But there is general agreement that extinction rates have soared over the past few hundred years। तो ये बात जो है ये साबित हो चुकी है अब कि ह्यूमन बींग्स के अराइवल के बाद अब पिछले कुछ 100 सालों के अंदर, कोई 300-400 साल के अंदर बहुत तेजी के साथ आबादी जो है उसमें एक्सटिंक्शन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। Largely as a result of accelerated habitat destruction following European colonialism and the subsequent global expansion of human population during the 20th century। 1900 से लेकर 1999 तक ह्यूमन पॉपुलेशन की आबादी के एक्सप्लोजन के ज़रिए और जो यूरोपियन कोलोनाइजेशन है, इसके रिजल्ट के तौर पर क्या हो गया, बहुत हद तक जो है वो ये बढ़ चुके हैं ये मामला एक्सटिंक्शन वाले। Humans are implicated directly or indirectly in the 100 to 10,000 folds increase the natural or background extinction rate that normally occurs at a consequence gradual environmental change। आमतौर पर जो बड़ा स्लोली प्रोसेस या बड़ी स्लो पेस के साथ होने वाला रिएक्शन था, ये स्लो पेस के साथ होने वाली एक्सटिंक्शन थी, ये ह्यूमन अराइवल की वजह से अब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है। न्यूली established competitive interactions by evolution or invasion and occasional chance calamities such as फायर, स्टॉर्म्स और डिजीज, ऐसी जो हैपनिंग्स हैं वो पहले बहुत जो है वो रेयर होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स के आने के बाद फायर, स्टॉर्म और डिजीज वगैरह की हैपनिंग काफ़ी रिलेक्टेंट होती है, ये बड़ी जो है वो रैपिड होती जा रही है।
The current and future extinction rates are estimated using a variety of measures such as species per area models and changes in the World Conservation Union IUCN threats categories over time. रेड डाटा बुक के जरिए भी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके भी हम देख सकते हैं कि स्पीसीज जो हैं वो किस तरीके से ओवर टाइम जो है वो चेंज हो रही है। बेस्ड ऑन द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज, तमाम स्पीसीज जो हैं उनकी असेसमेंट के नतीजे में जो आज तक मालूम है, सम 31, 12 and 20% of known amphibia, bird and mammal species respectively, इसी तरतीब के साथ जैसे मैंने आपको बताया है, are currently listed by the IUCN as under threat। इनको जो है वो ये किया जाता है कि ये अभी भी थ्रेट में है, अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इनको खतरा है नापैद होने का। जस्ट हाउ मेनी स्पीसीज आर बीइंग लॉस्ट ईच ईयर इज आल्सो हॉटली डिबेटेड। इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस की जाती है कि हर साल कितनी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन होने के करीब पहुंच जाती हैं। Various estimate ranges from a few thousand to more than 1 lakh species being extinguished every year। तो कुछ जो है वो अंदाजे ये कहते हैं कि कुछ 100 से लेकर, कुछ हजार से लेकर 1 लाख तक जो है वो स्पीसीज वो हर साल खत्म हो रही हैं, मोस्ट विदाउट एवर हैविंग बीन साइंटिफिकली डिस्क्राइब। उनमें से कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जिनको अब तक साइंसदानों ने डिस्क्राइब भी नहीं किया। The large uncertainty comes mainly through the application of various species per area relationships that vary substantially among communities and habitats। और इनमें बुनियादी जो है वो कुछ मॉडल्स हैं, उनकी स्टडीज के जरिए हम ये देख पाते हैं, और उनका हैबिटेट के साथ जो रिलेशन है ये भी हमें साबित करता है कि वो स्पीसीज अब किस स्टेटस पर मौजूद है। Despite substantial prediction errors, it is nevertheless certain that human actions are causing the structure and function of natural systems to unravel। कहीं ना कहीं इस तमाम सिनेरियो के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो ह्यूमन बींग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे मामला हो पा रहे हैं। द पास्ट 5 ग्रेट एक्सटिंक्शन शेयर्ड सम इम्पोर्टेंट कॉमनलिटीज। कुछ ना कुछ उनमें जो है वो पॉइंट्स या फैक्टर्स कॉमन है, जिनमें बुनियादी तौर दे काज्ड अ कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से दुनिया जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी बड़ी तेजी के साथ खत्म हुई। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, दे अनफोल्डेड रैपिडली एट लीस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड जियोलॉजिकल टाइम। हम ये जानते हैं कि एवोल्यूशन और जियोलॉजिकल टाइम जो है, या जीटीएस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का भी एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी आपको साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस की लिस्ट में मिल जाएगा। इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो है वो जो एक्सटिंक्शन का प्रोसेस होता है या मास एक्सटिंक्शन का प्रोसेस होता है, ये एवोल्यूशन के और इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सिनेरियो में बहुत लो, यानी बहुत जल्दी जो है वो होता है बनिस्बत जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसके। Thirdly, taxonomically, their impacts was not random, that is, whole groups of related species were lost while other related groups remained largely unaffected। तो जो मास एक्सटिंक्शन है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो खत्म होता है और पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उसी वक्त एट द सेम इंस्टेंस, उसी जगह पर, उसी हैबिटेट के अंदर, उसी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद अदर ग्रुप्स जो हैं वो इस इफेक्ट से, इन चीज़ों के असरात से बिल्कुल ही महफूज रहते हैं। इनमें सीधी एग्जांपल है, जिस वक्त डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हुए हैं, उस वक्त जो मैमल्स हैं, मैमल्स के जो एंसेस्ट्रल ग्रुप्स हैं, बरोवर्स थे या रोडेंट्स थे, वो मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी और उनकी सर्वाइवल जो है वो कभी भी मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर के साथ इफेक्टेड नहीं थी। डायनासोर आए, डायनासोर ने क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश की और उसके बाद दुनिया से चले गए, लेकिन उसमें कहीं पर भी जो है वो ह्यूमन बींग्स मैमल्स जो हैं, उनकी जो एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं उनको इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला है। द सर्वाइवर्स वर ऑफर नॉट प्रीवियसली डोमिनेंट एवोल्यूशनरी ग्रुप्स। बुनियादी तौर पर मास एक्सटिंक्शन के नतीजे में जो ख़त्म होते हैं ग्रुप्स, आमतौर पर वो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ होते हैं, जबकि जो रिमेनिंग ग्रुप्स होते हैं वो इससे पहले कभी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं होते। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे डायनासोर्स जो थे, दे बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया इसके बाद दोबारा जो है वो, इसके बाद अब रेप्टिलिया क्लास जो है वो दोबारा कभी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप नहीं होगी। अब मैमल्स जो है उनका ज़माना है, और मैमल्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये है इसका थोड़ा सा कॉमन फीचर्स, जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके। ऑल 4 ऑफ दीज फीचर्स आर रेलेवेंट टू द करंट बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस।
ये हमारी जो आजकल बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन इंड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस है या एक्सटिंक्शन क्राइसिस है, ये तमाम जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसके साथ मैच कर रही हैं। This sixth great extinction is likely to be the most catastrophic in tropical regions, given the high species diversity. They are more than two-thirds of all species. सबसे ज्यादा मास एक्सटिंक्शन का जो इफेक्ट होगा वो होगा किसके ऊपर? ट्रॉपिकल जोन के ऊपर। जमीन को अगर हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो वो लाइन जो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के 0 to 25 डिग्री अबव नॉर्थ साइड और सदर्न साइड जो है वो वहां पर जो खित्ता होगा या जो हिस्सा होगा उसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यही ट्रॉपिकल जोन जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी, अबाउट टू थर्ड आबादी, ये 2/3 आबादी अगर पूरी दुनिया की देखी जाए तो ये सिर्फ इसी खित्ते के अंदर या इसी जगह के ऊपर पाई जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट होगा। सबसे ज्यादा इफेक्टेड यही खित्ता होगा जिस खित्ते में ट्रॉपिक्स पाए जाते हैं बनिस्बत बाकी तमाम हिस्सों के। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है क्योंकि यहाँ पर ये आबादी जो है वो पाई जाती है, सबसे ज्यादा एनिमल स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं। तो एक्सटिंक्शन, सिक्स एक्सटिंक्शन, फिर जो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंटली ग्रेजुअली ह्यूमन पॉपुलेशंस भी ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। द मेजर सिस्टमैटिक ड्राइवर्स ऑफ मॉडर्न स्पीसीज लॉस आर चेंजेस इन लैंड यूज। सबसे बुनियादी जो डिफरेंट पड़ेगा, सबसे बुनियादी डिफेक्ट जो आएगा या काजेज जो होंगी वो हैं जी चेंजेस इन लैंड यूज, जैसे हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट डिग्रेडेशन है और फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों को अगर हम सेपरेटली एक्सप्लेन करें तो इनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट कहते हैं मस्कन को, किसी भी जो पॉपुलेशन है या आबादी है उसका जो घर होता है या उसकी वो प्लेस जहाँ पर वो जिंदा रहती है, ये उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट लॉस बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से स्पीसीज जो है वो लॉस्ट होती हैं, खत्म होती हैं। नेक्स्ट इज द डिग्रेडेशन। हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये हैबिटेट तबाह हो जाना, मस्कन की तबाही है, मस्कन का खराब हो जाना है जिसकी वजह से वो रहने के काबिल ना रहे, अनइनहैबिटेड रहे। और इसके साथ लास्ट पे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। इसमें हैबिटेट तो मौजूद रहेगा लेकिन उसके अंदर ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से एक सिंगल यूनिट या एक बड़ा हैबिटेट जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे कॉर्नर्स पे, यूनिट्स पे तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो मौजूद रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि उनमें से जो है वो कोई भी चीज़ जो है उसके इस्तेमाल को दोबारा फ्यूचर में उसकी रिप्लेनिशमेंट है या उसकी कंपनसेशन है, उसके कोई भी चांसेस ना बचें, तो इसे हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द इन्वेसिव स्पीसीज। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो किसी दूसरे हैबिटेट के अंदर पाई जाए, उन स्पीसीज को इस हैबिटेट के अंदर री इंट्रोड्यूस करवाना या इंट्रोड्यूस करवाना इन्वेसिव स्पीसीज कहलाता है। इसके अलावा डिजीज आउटब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज होता चला रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कनेक्टेड टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जुड़ी हुई होती है, वाबस्ता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के इजाफे की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो ये तमाम सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स जो है इसके साथ साथ चलते चले जाएंगे। एंड इंक्रीज इन नाइट्रोजन डिपोजिशन। अब ये खाद की सूरत में और बाकी तमाम एक्टिविटीज की सूरत में नाइट्रोजन जो है उसकी मिकदार बढ़ती चली जा रही है, और ये बढ़ती हुई नाइट्रोजन कई सारे इफेक्ट्स जो है उनका रसेगा, कई सारे जो है वो इफेक्ट उनका बाइस बनेगा। डिस्ट्रक्शन व्हेन अर्ली पीपल्स, जी इसके बाद है जी मैकेनिज्म्स ऑफ प्री हिस्टोरिक caused by humans greater than 200 years ago. Extinctions are likely to have been similar. ह्यूमन की वजह से जो प्री हिस्टोरिक हैं वो उनमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स का ताल्लुक है। ओवर हंटिंग, इंट्रोड्यूस प्रेडेटर्स एंड डिजीज वगैरह, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन व्हेन अर्ली पीपल्स फर्स्ट अराइज इन वर्जिन लैंडस्केप्स। ऐसी जगह के ऊपर जब वो पहुंचे जहां पर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सबसे पहले पहुंचे हैं, तो वहां पर उन्होंने नए तरीके इस्तेमाल किए, हंटिंग शुरू की, ओवर हंटिंग की, इसके साथ साथ नए डिजीजेस और प्रेडेटर्स को लेके आए जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स जो हैं वो चले। नेक्स्ट इज द एक्सटिंक्शन ड्राइवर्स। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? इनमें हमारे पास बुनियादी तौर पर आएंगे कुछ ड्राइवर्स, ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो एक्सटिंक्शन के बायस बनेंगे। सम एक्सटिंग इवेंट्स कैन इंस्टेंटली एलिमिनेट ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज सच एज एन एस्टेरॉयड स्ट्राइक। कुछ फैक्टर्स में से ऐसे हैं जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतनी वैल्यू रखते हैं कि वो पूरे के पूरी आबादी को जो है वो ख़त्म कर सकें, जिनमें बुनियादी तौर पर हमारे पास आता है
एस्टेरॉइड स्ट्राइक, ये जो स्टीरो अपना होता है, मेटेरॉइड होता है या शाब साकिब होता है, जब भी जिस जगह पर गिरता है तो उस जगह पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, जिसकी वजह से जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी डिस्टर्बिंग एरिया के रिजल्ट के तौर पर जितनी पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है वो सारी की सारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एस्ट्रॉइड स्ट्राइक है मैसिव वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शंस ये ज़मीन के नेचुरल सिस्टम का, नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा है। माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनके एक्टिव वोल्केनोज, ये दे हैव एक्टिव वोल्केनोज। तो ये एक्टिव वोल्केनोज वोल्केनिक इरप्शन करते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, जिनको लाइव वोल्केनोज कहते हैं। कुछ जो है वो डेड वोल्केनोज भी होते हैं। इन लाइव और डेड वोल्केनोज की जो एक्टिविटी है उसके नतीजे में कुछ ऐसे वोल्केनोज होते हैं जो बहुत मैसिवली वोल्केनिक इरप्शन जो है वो काज करते हैं। यही मैसिव वोल्केनिक इरप्शन जो है वो रिजल्ट होती है इसका। इसके साथ साथ और इवन अ रैपिड लॉस ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ यूनिक और क्रिटिकल हैबिटेट, यूनिक और एंड क्रिटिकल हैबिटेट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या कोई ऐसे एरिया से जो है वो दरख्तों की कटाई है, या कोई ऐसा हैबिटेट लॉस है जिस जैसा यूनिक हैबिटेट पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं पाया जाता। तो इसको बट अल्टीमेटली या फाइनली एनी फिनोमिनल दैट कैन काज, कोई भी ऐसा फिनोमिना जिसके नतीजे में हो सकता है क्या, mortality rates to exceed reproductive replacement over a sustained period can cause a species to become extinct। आम तौर पर कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है, इनके अलावा भी कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसके नतीजे में जो स्पीसीज की प्रोडक्शन या बायोटिक पोटेंशियल है, उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की रिप्लेनिशमेंट ना कर सके, बल्कि उसके जो जानदार हैं उनका मोर्टेलिटी रेट शरह अमवात उनकी शरह पैदाइश से कई गुना ज़्यादा हो जाए। तो इसके नतीजे के तौर पर जो है ये आमतौर पर ये रिजल्ट होता है एक्सटिंक्शन का। सच फोर्सेज में एक्ट इंडिपेंडेंटली और सिनर्जिस्टिकली, ये फोर्सेस इंडिविजुअली अकेले अकेले भी इफेक्ट कर सकती हैं और कलेक्टिव इफेक्ट भी कर सकती है, कम्युलेटिव इफेक्ट भी कर सकती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रीइंफोर्स्ड इफेक्ट भी कर सकती हैं। इन दैट केस यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट करेंगे, बट एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ सिंगल कॉज ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज एक्सटिंक्शन इवेंट। किसी एक इवेंट को जो है वो क्लासिफाई करना या एक इवेंट को लोकेट करना ये आमतौर पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हैबिटेट लॉस में कॉज सम एक्सटिंक्शन डायरेक्टली बाय रिमूविंग ऑल इंडिविजुअल्स। डिफॉरेस्टेशन की ही अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर, यह हैबिटेट लॉस जो है वो कुछ स्पीसीज को डायरेक्टली ही खत्म कर देगा, कुछ इंडिविजुअल्स को, but it can also be indirectly responsible for an extinction by facilitating the establishment of an invasive species or disease agent। अच्छा, अब यहाँ पर हैबिटेट लॉस ने बुनियादी तौर पर तो एक काम तो इसने ये किया कि पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स उस स्पीसीज के, उस पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स को खत्म कर दिया। सिर्फ इंडिविजुअल्स को खत्म नहीं किया बल्कि उन्होंने एक हैबिटेट फराहम किया विद सरप्लस रिसोर्सेज। ये हैबिटेट काम करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नई स्पीसीज और डिजीजेज जो हैं वो उस इलाके में, एक्सोटिक स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज और डिजीजेज जो हैं वो इस इलाके के अंदर आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो जगह जो है वो अब मजीद डिटीरिएट हो जाएगी। By removing all individuals can also be directly responsible for an extinction by facilitating this, ये बात हम कर चुके हैं। Improving access to human hunters, जिसकी वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा जो है वो आ जाएंगे वहाँ पर ह्यूमन हंटर ज़्यादा आ जाएंगे। ऑल्टरिंग बायो फिजिकल कंडीशंस, या वहाँ पर जो बायो फिजिकल कंडीशंस है वो भी तब्दील हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में एनी प्रोसेस दैट कॉजेज अ पॉपुलेशन टू dwindle may ultimately predispose that population to extinction। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से, कोई भी ऐसा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होगा या जो फैक्टर स्पीसीज को वहां से जो है वो डिस्टर्ब करेगा, यही डिस्टर्बेंस अल्टीमेटली रिजल्ट बन जाएगा उस स्पीसीज के खात्मे का। एविडेंस टू डेट सजेस्ट दैट डिफॉरेस्टेशन इज करंटली एंड इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू टू बी। जिस रेट के साथ, जिस शरह के साथ, जिस रफ्तार के साथ डिफॉरेस्टेशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन चलती चली जा रही है, इसके केस में हम ये कह सकते हैं द प्राइम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट काज ऑफ रिपोर्टेड एक्सटिर्पेशंस। ये इसकी वजह से कई किस्म के फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज प्रेडिक्टेड दैट अप टू 21% ऑफ साउथ ईस्ट एशियन फॉरेस्ट स्पीसीज विल बी लॉस्ट बाय 2100। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 21% साउथ ईस्ट एशियन जो पॉपुलेशन है ये 21% खत्म हो जाएंगी 2100 तक, यानी कि इस सदी के इख्तिताम तक। बिकॉज ऑफ पास्ट एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन, नतीजा वजह इसकी सिर्फ एक है कि बहुत ज़्यादा
इससे पासली भी और अब भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। सिमिलर प्रोजेक्शंस एग्जिस्ट फॉर बायोटास इन अदर रीजन। इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे हिस्से जो हैं उनके अंदर बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन जो है, सिर्फ एक खिते की बात नहीं है, हर खिते के अंदर इसी तरीके से मामला हो रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन के मजीद ड्राइवर्स में से एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन या जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेसाल है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अमंग वर्टिब्रेट्स एंड टेंड टू ऑपरेट सिनर्जिस्टिकली विद अदर ड्राइवर्स। ये दूसरे ड्राइवर्स या दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ मिलकर क्या करेंगे, ये जो हैं वो नतीजा होंगे एक्सटिंक्शन का, जिनमें विद अदर ड्राइवर्स सच एज हैबिटेट लॉस, जिनमें हैबिटेट लॉस शामिल है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रोड्स एंड ट्रेल्स क्रिएटेड टू अलाउ लॉगिंग ऑपरेशंस टू पेनिट्रेट इनटू वर्जिन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट के अंदर जिनके अंदर पहले से पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है या पहले से ह्यूमन इम्प्रेंट्स नहीं है, वहाँ पर रोड्स एक्सेस और रेलवेज एक्सेस के जरिए लंबर एक्टिविटी या लकड़ी का जो काम है वो हो रहा होता है। मेक प्रीवियसली रिमोट एरियाज मोर एक्सेसिबल टू ह्यूमन हंटर्स, जिसकी वजह से इंसान मौजूद हैं, हंटर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एरियाज के अंदर पहुंचते चले जा रहे हैं। हु कैन इंटर्न, जिनके नतीजे के तौर पर काज द डिक्लाइन इन इवेंचुअल एक्सटिंक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्पीसीज, जो नतीजा होंगे नापैद होने का या खात्मे का फॉरेस्ट स्पीसीज के। It is estimated that overexploitation is a major threat to at least 1/3 of the threatened birds and amphibians. Specifically, जो एनिमल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे ग्रुप वो इसमें हैं जी बर्ड्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस, क्योंकि बर्ड्स और एम्फीबियंस आर द मोस्ट डेलिकेट ग्रुप। तो यही डेलिकेट ग्रुप जो है वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होगा। While with the wildlife currently extracted from tropical forest at approximately 6 times that the sustainable rate, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनमें से जो वाइल्ड लाइफ है वो जितनी तेजी के साथ यहाँ से वो खत्म हो रही है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, द क्वांटिटी एंड मोस्ट लाइकली द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन प्रे बोथ फिशरीज एंड बुश मीट आर रैपिडली डिमिनिशिंग। अच्छा जी, फिशरीज है जी, हमारे पास ये जो होते हैं फिशरीज होते हैं, फिश, जितनी भी फिशिंग हम लोग करते हैं, बुश मीट कहते हैं जो वाइल्ड मीट या शिकार वगैरह हम लोग करते हैं। रैपिडली डिमिनिशिंग, ये बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है। मेगाफोना, दो स्पीसीज वेटिंग इन टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं इनको मेगाफोना कहते हैं। आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सबसे ज्यादा जो है वो उन्हीं के ऊपर खतरात होते हैं खात्मे के। इन जनरल, आमतौर पर स्पीसीज जनरेशन टाइम इंटरवल्स ये है जिसमें वो स्पीसीज जो है वो पैदा होकर अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती है। इस फंक्शन ऑफ बॉडी मास, ये बुनियादी तौर पर बॉडी मास के साथ जुड़े हुए होते हैं। जितना बॉडी मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है वो रिप्रोडक्टिव टाइम आमतौर पर होगा, ये जनरेशन टाइम होगा। So larger, so longer lived and slower reproducing animal populations are generally unable to compensate for high rates of harvesting। आमतौर पर इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है इनकी जनरेशन जो है। Because slow breeding, large animals such as apes, carnivores like the lion, panthera leo and the African elephants are particularly vulnerable to hunting। ये बड़े बड़े जानदार जो हैं वो आमतौर पर हंटिंग का बुनियादी जो है वो फैक्टर, द पोटेंशियल फॉर पॉपुलेशन रिकवरी इन दीज एनिमल्स ओवर शॉर्ट टाइम स्केल इज लो। आमतौर पर इन जानदारों का गेस्टेशन पीरियड, जनरेशन पीरियड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत टाइम चाहिए होता है अपनी जो लॉस है या हैबिटेट लॉस है, इंडिविजुअल लॉस है, उसके कंपनसेट करने का। इसलिए बहुत ज्यादा वक्त जो है वो दरकार होता है। लेकिन जितनी तेजी के साथ इनकी हंटिंग हो रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इन तमाम चीज़ों को कवर करें। एज एन एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, सपोर्टिंग दिस जनरलिटी, there is evidence that 12 large vertebrate species have been extirpated from Vietnam primarily because of excessive hunting। सिर्फ एक कंट्री वियतनाम के अंदर ही 12 के करीब मेगाफोना जो हैं वो खत्म हो चुके हैं एक्सेसिव हंटिंग की वजह से विद इन पास्ट 40 ईयर, सिर्फ और सिर्फ 40 साल के अंदर। अब देखें जो एवोल्यूशन है या ये प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है या एवोल्यूशन है, तो इसके मुकाबले में सिर्फ 40 साल के अंदर 12 बड़े साइज के उनके जो है वो ओवर हंटिंग की वजह से वो खत्म हो। द स्टेलर सी काउ एन एक्वाटिक हर्बीवोर मैमल that inhabited the Asian coast of the Bering Sea is
एसेंशियल एग्जांपल ऑफ दैट रैपिड डैमेज। उनमें से एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर हमने स्टेलर सी का दिखा दिया। स्पीशीज एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसका नतीजा क्या था, आमतौर पर जो फैक्टर है इनके लिए वो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। डिस्कवर्ड इन 1741 और 1741 में जो है वो डिस्कवर हुई। इट बिकम एक्सटिंक्ट बाय 1768 और 1768 के अंदर ये खत्म भी हो गई ड्यू टू ओवर हंटिंग बाय सेलर्स, क्योंकि इनको जो शिकारी होते थे वो बहुत ज्यादा इनका शिकार करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होंगे। सील हंटर्स एंड फर ट्रेडर्स, तमाम जितने भी वॉयेजर्स होते थे या समुद्री सफर वाले होते थे वो इनका शिकार करते थे। दिस स्पीसीज वाज हंटेड फॉर फूड, बुनियादी तौर पर इसका शिकार खुराक के लिए किया जाता था। इट्स स्किन फॉर मेकिंग बोट्स, इसकी जो मजबूत जिल्द होती थी, स्किन होती थी, वो जो है वो इस्तेमाल की जाती थी कश्तियां बनाने के लिए। ज़ाहिर है मजबूत जो स्किन होती है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट्स सबक्यूटेनियस फैट फॉर यूज इन ऑयल लैंप्स। अब जो कश्तियां चलती होती थी उनके ऊपर जो लालटेन या लैंप चलते होते थे उनको जलाने के लिए फैट, जो इसकी अंडर स्किन अंडर पार्ट्स के अंदर जो फैट्स मौजूद होता है उस फैट को या चर्बी को यूज किया जाता था। The ecosystem and biological community changes participated by invasive species represent another leading cause of biodiversity loss। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो हैबिटेट लॉस का भी तस्करा, बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी तस्करा है। ऑफ 170 एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ विच causes have been identified reliably, invasive species contributed directly to damage of 91। 170 एक्सटिंक्ट स्पीसीज जिनका रिकॉर्ड हमारे पास अब मौजूद है ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक, उनमें से 91 या तकरीबन 54% जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हमारी जो इन्वेसिव स्पीसीज है, बाहर से लाई गई स्पीसीज है, वो रिस्पॉन्सिबल है इनके एक्सटिंक्शन का। इन पार्टिकुलर द रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन अकरिंग ऑन आइलैंड्स हैव बीन ग्रेटली एलिवेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रेडेटर्स। आमतौर पर जजायर जिनके ऊपर जिनका कोई लैंड कनेक्शन नहीं होता या किसी ओशियानिक जो है वो रिलेशन नहीं होता उनका किसी मेन लैंड के साथ, उन स्पीसीज के ऊपर जैसे या उन जो है वो प्रेस के ऊपर जैसे कोई प्रेडेटर आता है या आके अटैक करता है तो इस प्रेडेटर की वजह से या इन्वेसिव स्पीसीज की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये ओवर हंटिंग आमतौर पर इसी वजह से जो इफेक्टेड होती है। Several ecological and life history attributes of island species such as their naturally constant geographical range, small population size and particular traits like lack of flight of birds or lack of thorns in parts। तो कुछ ऐसे फीचर्स जो आमतौर पर बाकी तमाम में पाए जाते हैं, जैसे जो हमारे ये हैं सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट स्टेम्स होते हैं, उनके ऊपर जो कांटे मौजूद होते हैं, या बर्ड्स जो है उनमें फ्लाइंग एबिलिटी है, ये जब लॉस्ट हो जाती है तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं फॉर बीइंग प्रेडेटेड। इनके शिकार जो है वो उनका ज़्यादा चांस जो है वो हो जाता है फिलहाल। इसके बाद है जी थॉर्न्स प्लांट मेक आइलैंड बायोटास वल्नरेबल टू प्रेडेशन फ्रॉम इन्वेडिंग स्पीसीज। तो जो शिकार करने वाले या आने वाले स्पीसीज हैं उनके लिए आसान हो जाता है इनके ऊपर अटैक करना। फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन ट्री स्नेक, जैसे इंट्रोडक्शन है जी ब्राउन ट्री स्नेक शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, दूसरी जंग अजीम के बाद, रैकेंड हैवॉक टू द ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द आइलैंड्स ऑफ गुआम इन द साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक के अंदर जो है वो एक स्पीसीज के आने की वजह से कई सारी जो है स्पीसीज उनकी जिंदगी को खतरा पहुंच गया। ट्री स्नेक्स वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ 12 to 18 नेटिव बर्ड स्पीसीज। अब 18 में से 12 स्पीसीज जो हैं उनके खात्मे का बाइस है नेटिव स्पीसीज का। बुनियादी तौर पर बर्ड्स का जो स्नेक्स हैं वो बर्ड्स को तो नहीं खाएंगे, वो उनके एग्स को यूज करेंगे। Also reduce the population of other vertebrates such as flying foxes। अब flying foxes के और उनके बच्चे जो हैं ये खा जाएंगे। Mainly because of inability of the island's native species to recognize the novel predator as a threat, क्योंकि वो उस इंडिविजुअल को थ्रेट महसूस नहीं करते हैं और उसके मौजूदगी को खतरा महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये मामला हो जाते हैं। डिस्पाइट एन एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ $44.6 million फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ट्री स्नेक ऑन गॉन आर स्टिल नॉट अंडर कंट्रोल। इनको अभी भी जो है वो जो है अभी तक कंट्रोल में नहीं है। लार्जली बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट आर्टिफिशियल स्नेक बैरियर सच एज फेंसेस। तो ये कई ऐसी जगहों पर भी चले जाते हैं जहां पर आमतौर पर स्नेक्स जो हैं वो नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। द मॉस्कीटो क्यूलिक्स वाज इनएडवेंचरली इंट्रोड्यूस्ड टू हवाई इन 1826। अब ये जो क्यूलिक्स मॉस्कीटो है ये 1826 के अंदर हवाई में
अनइंटेंशनली बिना जानबूझ के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड द डिजीज काजिंग पैरासाइट जिसमें और इसी मच्छर के साथ जो है इसमें मौजूद जो डिजीज काजिंग पैरासाइट था प्लाज्मोडियम रेलिक्टम ये भी मुंतकिल हो गया। इट कैरीज अराइव्ड सून आफ्टर, इसी के साथ ही वो प्लाज्मोडियम भी आ गया सिंस देन। इसी के साथ एवियन मलेरिया have been responsible for the decline and extinction of some 60 species of endemic forest birds to the Hawaiian Islands। 60 के करीब जो इंडिविजुअल जो इंडेमिक स्पीसीज थी हवाइन आइलैंड्स के ऊपर इनके खात्मे का बाइस बनी। इससे पहले क्यूलिक्स का नाम हमने सुना हुआ है जब हमने केस स्टडी की थी मलेरिया की। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मलेरिया है वो एनोफ्लीज मच्छर फैलाता है, जबकि एडिस मच्छर जो है वो डेंगू फीवर फैलाता है, जबकि जो क्यूलिक्स मॉस्किटोज होते हैं ये बर्ड्स के अंदर भी वही इफेक्ट रखते हैं, मलेरिया वाला इफेक्ट रखते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं। हैविंग इवॉल्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, बीमारी की एब्सेंस में जो है वो डेवलप हुए हैं हवाईयन बर्ड्स स्पीसीज वर जनरली अनेबल टू कॉप विद द डेबिलिटिंग इफेक्ट्स फ्रॉम द नोवल पैरासाइट। इस पैरासाइट्स का जो है वो उसको खतरा जो है वो महसूस ना किया, जिसकी वजह से इफेक्ट इनके ऊपर इतना ज्यादा हुआ। However, more than 100 years after the establishment of the disease, some native thrushes, डिजीज के आने के तकरीबन 100 साल बाद जो मौजूदा थ्रशेस थी या आर नाउ शोइंग रेजिस्टेंट टू द डिजीज। अब ये बीमारियां जो है ये जो बर्ड्स हैं ये थ्रशेस जो हैं ये उनके खिलाफ डिजीज के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस जाहिर करना शुरू करेंगे तकरीबन 100 साल बाद इन्होंने डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो जाहिर की है। Sadly, many of the remaining species, especially forest birds in the family, were still vulnerable। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज अभी तक मौजूद है जिनके अंदर अभी भी इनमें जो है वो नहीं है रेजिस्टेंट। Still vulnerable and now restricted to altitudes where temperatures are below the thermal tolerance limits of the mosquito vector। जहां पर ये मॉस्किटो वेक्टर नहीं पाया जा सकता, सिर्फ उन्हीं इलाकों के अंदर ये स्पीसीज पाई जाती है। Global warming is predicted to increase the altitudinal distribution of mosquitoes। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे खित्ते जिनमें वो टेम्परेचर अटेन नहीं होता था पहले बुनियादी तौर पर, लेकिन अब वो टेम्परेचर अटेन हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन लिमिट्स है मस्कीटोज की वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। Thus, spelling down from disease susceptible birds as mosquito free habitat disappear। वो इलाका जहां पर मस्कीटो फ्री जो है वो हैबिटेट से वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। मोस्ट फिजिबल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट वेक्टर मस्कीटो। किसी भी इलाके से अगर हम लोग मस्कीटो जो है उसका खात्मा, किसी इलाके से मलेरिया का खात्मा करना चाहते हैं तो एक ही सबसे जो बुनियादी तरीका है वो क्या है कि हमें वहां से मस्कीटो खत्म करने पड़ेंगे। पॉपुलेशन थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ लार्वल हैबिटेट्स। दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वहां पर जो मस्कीटो के लार्वा हैं, लार्वल कॉलोनीज हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि वहां पर केमिकल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। Perhaps one of the most infamous example of an invasive catastrophe occurs in the world's largest freshwater lake, the Lake Victoria in tropical East Africa। सबसे बड़ी जो है वो लेक अफ्रीका जो है, लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका के अंदर, उसमें जो है वो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। Tropical East Africa, celebrated for its amazing collection of over 600 endemic haplochromine। इसमें जो है वो 600 के करीब endemic species पाई जाती हैं। Cichlid fishes हैं, इसके साथ साथ the Lake Victoria cichlid community is perhaps one of the most rapid, extensive and recent vertebrate radiations known। जो cichlid species हैं ये बहुत ज़्यादा important जो है वो species हैं, और ये पहले जानदार थे जो हमने यहाँ पर पढ़े थे। ज़ूलॉजी के अंदर बहुत ही थोड़े जानदार, सबसे पहला जो जानदार आप लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ के अंदर, वो यही एनिमल थे, द सिक्लेट्स। ये लेक विक्टोरिया के अंदर सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। एक्सटेंसिव एंड रीसेंट वर्टिब्रेट रेडिएशन नोन, जो कि सबसे ज्यादा मौजूद स्पीसीज की तादाद है लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक के अंदर। देयर इज आल्सो अ रिच कम्युनिटी ऑफ एंडेमिक नॉन सिक्लेट फिश दैट इनहेबिट्स द लेक, जो कि लेक के अंदर पाई जाती हैं। किस तरीके से? देयर इज आल्सो रिच कम्युनिटी ऑफ एंडेमिक नॉन सिक्लेट फिशेज दैट इनहेबिट्स द लेक, जो लेक के अंदर ही पाई जाती हैं लेकिन वो सिक्लेट्स नहीं है। In addition to the threat posed to this unique biota by a rapid rise in fisheries exploitation
अब जिस वजह से स्पीसीज जो है वो बहुत तेजी के साथ खत्म होती चली जा रही है, ह्यूमन डेंसिटी इंसानी आबादी बढ़ती चली जा रही है, जंगलात की कटाव की वजह से, इसके साथ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, पिछले सदी के अंदर। विदाउट डाउट द मोस्ट डेवास्टेटिंग इफेक्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटरी नाइल पर्च। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो डेवास्टेटिंग या सबसे ज्यादा खतरनाक इफेक्ट है वो नाइल पर्च की इंट्रोडक्शन है 1950s के अंदर। दिस वोरेशियस प्रीडेटर विच कैन ग्रो टू मोर देन 2 मीटर इन लेंथ, जो कि 2 मीटर से भी बड़ा जो है वो साइज में हो जाता है। वह इंट्रोड्यूस फ्रॉम लेक एल्बर्ट एंड टुर्काना, जो टुर्काना और लेक एल्बर्ट युगांडा और केनिया से लिए गए, टू कंपनसेट फॉर डिप्लीटिंग कमर्शियल फिशेस, क्योंकि फिश जो है उसकी जो है वो जरूरत डिमांड जो है पूरी करने के लिए, उसके मीट की डिमांड पूरी करने के लिए इन लेक्स के अंदर बड़े बड़े साइज की फिशेस को रखा है, जिसकी वजह से प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स या जो फिश डिमांड है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन बहरहाल वो भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेचुरल पॉपुलेशन रिमेन रिलेटिवली लो फॉर सेवरल डेकेड्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन। जब उनको लाया गया तब से लेकर बहुत हद तक, बहुत देर तक इनकी पॉपुलेशन जो है उनकी तादाद कम रही। After its introduction, an eventual population explosion in the 1980s caused the devastating direct or indirect extinction of 200 to 400 cichlid species. Eventual population explosion इनकी 1980s के अंदर हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 200 से 400 सिक्लिड स्पीसीज थी उनकी तादाद में काफ़ी हद तक कमी होगी, लेकिन और उसके साथ साथ कई किस्म की नॉन सिक्लिड स्पीसीज जो हैं वो उनके खात्मे का बाइस बने। Although many other threats like contributed to the observed extinctions, including direct overexploitation and eutrophication from agriculture and deforestation, और ये synergistical effect है, इसमें कई दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करते हैं, leading to a change in the algal community, जिसकी वजह से algal community या plankton community तबाह हो रही है। There are few other contemporary examples such as rapid and massive extinction events involving a single group of close related species, जो कि एक दूसरे से काफी हद तक जो हैं वो रिलेट करते हैं। Human-mediated climate change represents a potentially disastrous sleeping giants in terms of future biodiversity losses. Climate warming can affect species in 5 principal ways. अब climate warming जो है वो 5 तरीकों से अपना इफेक्ट रखती है। सबसे पहले नंबर पे है alternation of species density। species की जो density है वो तब्दील होती है, including alter community composition and structure, जिसकी वजह से communities जो हैं उनके structure composition तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट है जी rain shifts either poleward और अपवर्ड, यानी कि पोलवर्ड या अपवर्ड हो जाता है। एलिवेशन में बिहेवियरल चेंजेस सच एज द फिनोलॉजी वगैरह, सीजनल टाइमिंग ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ द माइग्रेशन, ब्रीडिंग एंड फ्लावरिंग, चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी सच एज बॉडी साइज, रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग एंड डिप्रेशन। ये सारे वो मामलात हैं जिनके नतीजे में ह्यूमन मीडिएटेड जो एक्सटिंक्शन है उसके रेट्स काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम वो काजेज थी जिनके ज़रिए एक्सटिंक्शन जो है वो हैपन होती है, एक्सटिंक्शन टेक प्लेस होती है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर कोशिश की है कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें जो काजेज ऑफ एक्सटिंक्शन का बाइस बनते हैं। इनमें से हम किन किन काजेज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या हमारे इख्तियार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये फैसला, ये सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ा। इसको कंप्लीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज़।